बच्चों, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में ये तीसरी कक्षा है आपकी। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में ये तीसरी कक्षा है, दैनिक जीवन में रसायन। ठीक है, इसमें हमें अभी थोड़ा सा एंटीबायोटिक्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स में हमें जानना है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंटेंट एंटीबायोटिक्स में है। ठीक है, तो हम सबसे कल के वीडियो में हमने एक सवाल पूछा था बीच में कि जो प्रतिजैविक पहला प्रतिजैविक किसने खोजा था? पहला प्रतिजैविक किसने खोजा था? ठीक है, तो उसका नाम किसके लिए? सिफिलिस के इलाज के लिए सिफिलिस के उपचार के लिए जो पहला एंटीबायोटिक था वो कौन सा था? वो आपको याद रखना है। आर्सेनिक बेस था, आर्सफेनेमिन था। आर्सफेनेमिन, ठीक, सिफिलिस के उपचार के लिए है, आर्सफेनेमिन है। इस पे नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, वो भी हमने कल की वीडियो बताया। लेकिन हमने ये पूछा था कि वो साइंटिस्ट का नाम क्या है। ये भी हमने बताया था, जर्मन वैज्ञानिक थे, बायोलॉजिस्ट थे, जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। उनका नाम है पॉल एरलिश। ये याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। पहला एंटीबायोटिक जो डिस्कवर किया गया, डेवलप किया गया, काहे के लिए किया गया था? सिफिलिस की बीमारी के लिए। ये एक यौन रोग होता है, नाम है आर्सफेनेमिन, फेनेफिन नहीं, फेनेमिन है, गलत लिखा है, सॉरी। इसको पॉल एरलिस ने, ये आर्सेनिक बेस्ड एक केमिकल होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने हेडिंग लिख रखी है रेंज ऑफ एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक की परास। प्रतिजैविक की परास, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले हम टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स, और हम भी कह सकते हैं ड्रग्स की जगह पे एंटीबायोटिक्स। दूसरा होता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, और तीसरा होता है लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड में क्या होता है? वो ब्रॉड में क्या होता है, तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा विस्तृत स्पेक्ट्रम, नैरो के लिए संकीर्ण स्पेक्ट्रम, कल बताए थे, और लिमिटेड के लिए सीमित स्पेक्ट्रम। ये आए कहां से? तो जैसे हम किसी रेडिएशन का, उसमें जो रेडिएशन का जो वेवलेंथ होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ होता है, उसको हम स्पेक्ट्रम के द्वारा मेजर करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, डिफाइन करते हैं। वैसे ही प्रतिजैविकों की परास को, प्रतिजैविकों की परास, परास माने लिमिटेशंस, माने इसका प्रभाव क्षेत्र जो होता है, उसके आधार पर ये 3 प्रकार के एंटीबायोटिक्स होते हैं। अब तो हमें इन तीनों को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इन तीनों को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी परास के बारे में, एंटीबायोटिक्स की परास के बारे में जानकारी करनी पड़ेगी। तो परास की डेफिनेशन क्या है? जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीवियों की वह परास जीवाणुओं और अन्य
सूक्ष्म जीवियों की वह परास, परास माने रेंज, किसकी? जीवाणु माने बैक्टीरियाज की, और अन्य सूक्ष्मजीवी अदर माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो रेंज जिसमें कोई प्रतिजैविक प्रभावी होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई एंटीबायोटिक सिर्फ और सिर्फ एक जीवाणु के लिए होता है, एक बीमारी के लिए एप्लीकेबल होता है। उस जीवाणु को कंट्रोल करता है, नष्ट करता है, रोकता है, हटाता है, बीमारी का, एक बीमारी के उपचार में काम में आता है। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत सारे, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत सारे बैक्टीरियाज को खत्म करने में, नष्ट करने में, रोकने में, उनकी ग्रोथ रोकने में काम में आते हैं। तो दो क्लासेस हो गई। अब बहुत सारे में तो पहले हमें बैक्टीरियाज के बारे में भी जानना पड़ेगा। तो बैक्टीरिया जो होते हैं उनके क्लासेस के बेस पे हम यहां पर डिस्क्राइब करेंगे। जीवाणुओं एवं अन्य सूक्ष्म जीवियों की वह परास जिसमें कोई प्रतिजैविक प्रभावी होता है। प्रभावी होता है यानी प्रतिजैविक गुण उपयोगी होता है, उसे हम परास कहते हैं। किसकी? एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक की परास, रेंज ऑफ एंटीबायोटिक्स कहते हैं। इसके आधार पर जो है एंटीबायोटिक्स कितने टाइप के होते हैं? 3 होते हैं। इसके आधार पर एंटीबायोटिक्स के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। चलिए अब हम उन तीनों प्रकारों को, जो अभी हमने सिर्फ नाम लिखे थे, बारी बारी से हम उनके एक्सप्लेनेशन देते हैं। पहला है 3 प्रकार के प्रतिजैविक। काहे के आधार पर? परास के आधार पर। परास के आधार पर, परास के आधार पर 3 प्रकार, किसके? एंटीबायोटिक्स के, प्रतिजैविकों के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है। पहला लिखेंगे हम, बताएंगे विस्तृत परास प्रतिजैविक। विस्तृत परास प्रतिजैविक, इसको कहा जाता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। विस्तृत परास कह सकते हैं और विस्तृत स्पेक्ट्रम कह सकते हैं। विस्तृत स्पेक्ट्रम, विस्तृत परास एक ही बात होती है। कौन से? वे प्रतिजैविक जो पॉजिटिव ग्राम बैक्टीरिया और नेगेटिव ग्राम बैक्टीरिया। ग्राम पढ़ा जाता से ग्राम नहीं पढ़ा जाता। पॉजिटिव ग्राम बैक्टीरियाज और नेगेटिव ग्राम बैक्टीरियाज। पॉजिटिव ग्राम बैक्टीरियाज धनात्मक ग्राम जीवाणु, नेगेटिव ग्राम बैक्टीरियाज ऋणात्मक ग्राम जीवाणु की रोकथाम और प्रभाव को समाप्त करने में उपयोगी हैं।
यानी जो बैक्टीरियाज होते हैं, जितने प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं लगभग सब पे काम करती है, सभी जीवाणुओं पर जो काम करती है, पॉजिटिव ग्राम पे और नेगेटिव ग्राम पे। पॉजिटिव ग्राम और नेगेटिव ग्राम का बैक्टीरिया का अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन भी अभी हम देंगे इसी वीडियो में, आगे हम बताते हैं। तो वे एंटीबायोटिक्स जो पॉजिटिव ग्राम एंड नेगेटिव ग्राम बैक्टीरिया पे दोनों पे काम करते हैं, दोनों की रोकथाम में भी, दोनों के प्रभाव में काम में आते हैं, उन्हें कहा जाता है विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। एक तो हमें डेफिनेशन याद करके रखनी है, दूसरे हमें इन दोनों टाइप के बैक्टीरियाज के बारे में जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन वो सीखनी है, और फिर इसके बाद इस क्लास के एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल हमें सीखने हैं। और उनके सिर्फ नाम में याद करके रखने हैं। तो ये है वे एंटीबायोटिक्स जो पॉजिटिव ग्राम बैक्टीरिया और नेगेटिव ग्राम बैक्टीरिया दोनों की ही रोकथाम में और उनके प्रभाव को समाप्त करने में उपयोगी होते हैं, उन्हें कहा जाता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। एग्जाम्पल, हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहां पे लिखते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल्स इसके यहां पर लिखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा एम्पीसिलिन, एम्पीसिलिन ये क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। एमॉक्सिलिन, एमॉक्सिलिन ये भी क्या है? एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। क्लोरैम्फिकॉल, रेम्फिनिकॉल, क्लोरैम्फिनिकॉल ये भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। बैंकोमाइसिन, बैंकोमाइसिन, वैंकोमाइसिन भी इसी रेंज में आता है। और ऑफ्लोक्लासिन, ऑफ्लोक्लासिन ये मेन क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं। इनको अच्छे से याद कर लीजिए। क्या है ये? दोनों प्रकार के बैक्टीरियाज को रोकते हैं, नष्ट करते हैं, उनके प्रभाव को समाप्त करते हैं। अब हम चलते हैं संकीर्ण में। दूसरा प्रकार जो होता है उसको कहा जाता है संकीर्ण स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। संकीर्ण स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ये है दूसरी क्लास। संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक माने नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। क्या है ये? इनकी बात याद ध्यान रखने वाली बात है। ये क्या होता है? वे एंटीबायोटिक्स जो पॉजिटिव ग्राम बैक्टीरियाज या नेगेटिव ग्राम बैक्टीरियाज की रोकथाम और उनके प्रभाव को समाप्त करने में
उपयोगी है। ये बात ध्यान रखनी है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स पॉजिटिव ग्राम बैक्टीरिया और नेगेटिव ग्राम बैक्टीरिया दोनों पे काम करते हैं, लेकिन जो संकीर्ण जिनको हमने माना है, जिनको बोला है या तो पॉजिटिव ग्राम पे करेगा, एक एंटीबायोटिक है, या तो वो पॉजिटिव ग्राम बैक्टीरियाज पे काम करेगा या फिर नेगेटिव ग्राम बैक्टीरियाज पे काम करेगा। क्यों इन पे अलग अलग काम करने की स्थिति बनती है? क्योंकि इनकी संरचना जो होती है, स्ट्रक्चर ऑफ दीज बैक्टीरियाज, ये डिफरेंट होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव ग्राम को तोड़ पाते हैं, कुछ नहीं तोड़ पाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो नेगेटिव ग्राम को तोड़ पाते हैं, पॉजिटिव को नहीं तोड़ पाते। तो या तो ये या तो, अगर दोनों हैं तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम, दो में से किसी एक को कर पा रहा है तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, इसमें से हम कुछ एग्जांपल्स आपको बताते हैं। इसमें से हम आपको कुछ एग्जांपल्स बताते हैं। पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन जी यानी पेनिसिलिन का एक डेरिवेटिव है। ये क्या है? नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इतना याद करके रखना है। अब हम आगे बढ़ेंगे तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे सीमित स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक। सीमित स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक कौन से हैं? लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। कौन से हैं ये? वे एंटीबायोटिक्स हैं जो केवल एक जीवाणु, बैक्टीरिया, कोई सा भी हो, चाहे वो कोई सा भी हो, एक, केवल एक के रोकथाम और उसके प्रभाव को समाप्त करने में उपयोगी है। अब हम एक जीवाणु की जगह पे हम ये भी कह सकते हैं एक रोग, एक रोग की रोकथाम में और उसके इलाज में, ट्रीटमेंट में जो उपयोगी होते हैं उन्हें कहा जाता है लिमिटेड। चलिए अब हम आगे बढ़े। हमने अभी आपको यहां पे क्या बताया? एंटीबायोटिक्स की रेंज के आधार पर उनके प्रकार। रेंज क्या है, उनके प्रकार क्या हैं, एक बार हम फिर बात कर लेते हैं रेंज के बारे में। ये रेंज, एंटीबायोटिक्स की रेंज क्या होती है? इसका मतलब होता है बैक्टीरियाज का और जो माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनकी रेंज कम को या ज्यादा को प्रभावित करता है, उसके हिसाब से रेंज बनाई जाती है। जैसे कि रेडिएशंस में होता है, व्हाइट लाइट में क्या होता है? 7 रंग होते हैं, है ना। इसके अलावा अल्ट्रावायलेट होता है, इंफ्रारेड होता है, सारे बारी बारी से जब कलेक्ट करते तो स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ऐसे ही हम जीवाणु यानी बैक्टीरियाज की रेंज डिफाइन करते हैं। सारे के सारे बैक्टीरियाज की रेंज डिफाइन की जाती है। कुछ ऐसे होते हैं जो सब पे काम करते हैं, कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं वो सभी प्रकार के बैक्टीरियाज पे काम करते हैं, उन्हें ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोल दिया गया। कुछ ऐसे होते हैं जो, चूंकि बैक्टीरिया 2 क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं, तो दोनों क्लासेस पे कारगर हो रहे हैं तो वे हो गए ब्रॉड। किसी एक पे कारगर हो रहा है तो उसको कह दिया नैरो। और जो केवल किसी एक बैक्टीरिया या किसी एक रोग के लिए प्रभावी होता है उसे कह दिया गया सीमित
लिमिटेड। अब ये जो बैक्टीरियाज हैं, तो हम उनके बैक्टीरियाज की टाइप्स पे बात कर लेते हैं। थोड़ा सा हम उसके बारे में बात करेंगे और बैक्टीरियाज के बाद फिर इसके बाद हमारा क्या है कि एंटीबायोटिक का जो मसला है वो खत्म हो जाता है। ठीक है। जीवाणु, बैक्टीरिया कितने हैं? दो प्रकार हैं इनके। कौन कौन से हैं? एक है पॉजिटिव ग्राम ग्रेम बैक्टीरिया, धनात्मक ग्रेम जीवाणु, और दूसरे को कहा जाता है ऋणात्मक ग्रेम जीवाणु, मीन्स नेगेटिव ग्रेम बैक्टीरिया। क्या है इनमें डिफरेंस? देखिए, जो जितना तुम्हें जानना है उतना जितने आवश्यक है हम सिर्फ उतना ही बताएंगे, सारा डिटेल्स में बहुत सारा कुछ इसमें कुछ है नहीं। इनमें जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति मीन्स सेल वॉल, सेल वॉल, और रंगीन स्वरूप कहां पे? सूक्ष्मदर्शी में। छोटे होते हैं तो इनको जब हम सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो इनके रंगीन स्वरूप, कलर्स के बारे में बात करते हैं और कोशिका भित्ति के बारे में बात करते हैं। तो यहां पे हमें ध्यान देने वाली बात यह है, क्या ध्यान देने वाली बात है कि जो कोशिका भित्ति होती है वो काहे की बनी होती है? पेप्टिडोग्लासन एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि बहुपरतीय सेल वॉल होती है, बहुपरतीय सेल वॉल होती है, और ये या तो वॉयलेट कलर दिखता है इनका, या तो पर्पल कलर दिखता है, या तो ब्लू कलर दिखता है। तो वे क्या होंगे? पॉजिटिव ग्रेम बैक्टीरिया। ध्यान से देख लीजिए, वे बैक्टीरियाज जिनकी कोशिका भित्ति, वे जीवाणु जिनकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लासन के बनी हुई बहुपरतीय संरचना होती है। सेल वॉल इज मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर मेड ऑफ पेप्टिडोग्लासन। जिन बैक्टीरियाज में ये कैरेक्टरिस्टिक होता है वे आमतौर पे माइक्रोस्कोप में वायलेट दिखते हैं, पर्पल दिखते हैं, ब्लू दिखते हैं, उनको कहा जाता है पॉजिटिव ग्रेम बैक्टीरिया। ठीक है। अब हम बात करेंगे नेगेटिव ग्रेम बैक्टीरिया के बारे में। अब हम बात करेंगे नेगेटिव ग्रेम बैक्टीरिया के बारे में। पेप्टिडोग्लासन की बनी एक परत होती है और इसके अलावा एक और परत होती है। पेप्टिडोग्लासन की एक परत के साथ, एक परत के साथ काहे से बनी होती है? लिपो पॉली सैकेराइड, लिपो पॉली
सैकेराइड की एक परत, ये होती है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। और कलर होता है आमतौर पे रेड और पिंक, रेड और पिंक। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके ऋणात्मक ग्रैम जीवाणु। तो फिर से हम बता दें आपको, पॉजिटिव ग्रैम बैक्टीरियाज क्या होते हैं? उनमें कोशिका भित्ति होती है, पेप्टिडोग्लासन की बनी होती है, लेकिन बहुपरतीय होती है, यानी एक से ज्यादा परतें पेप्टिडोग्लासन की ही होती हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। और आमतौर पे इनके कलर दिखते हैं, पर्पल मिलेगा, वॉयलेट मिलेगा या ब्लू मिल सकता है। तो वे इस कैटेगरी में आते हैं। मेनली कोशिका भित्ति के डिफरेंस की वजह से ये दो अलग बनाए गए। अब हम इस बात पे करते हैं, अगर ऐसा कोई बैक्टीरिया है जिसकी कोशिका भित्ति सेल वॉल दो परतों से मिलकर बनी होती, सिर्फ दो, एक परत पेप्टिडोग्लासन की होती है और दूसरी परत लिपोपॉलीसैकेराइड की होती है। बैक्टीरिया हैविंग सेल वॉल मेड ऑफ टू लेयर्स, one layer made of peptidoglassan, another made of lipopolysaccharide, उनको कहा जाता है नेगेटिव ग्रैम बैक्टीरिया। इनका रंगीन स्वरूप देखें, कलर्ड फॉर्म देखें हम इनका माइक्रोस्कोप में, तो ये या तो पिंक दिखते हैं या रेड दिखते हैं। तो एंटीबायोटिक्स और उससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में अगर हम बात करें तो इतना ही हमें इसमें ध्यान रखना है। एक बार हम फिर बता दें, पहला एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर किया, किसने डेवलप किया, वो याद करके रखना है। कौन से रोग के लिए है वो याद करके रखना है। उसका केमिकल बेस क्या है वो भी याद करके रखना है और नाम याद करके रखना है। साथ में अगर उसका जो रोग का बैक्टीरिया है, रोग को प्रोड्यूस करने वाला बैक्टीरिया है, अगर वो याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम बात करते हैं एक और अगली क्लास है। अगली क्लास किसकी है? केमिकल्स की। उसे कहते हैं हम पूर्तिरोधी रसायन। इन्हें कहा जाता है एंटीसेप्टिक केमिकल्स, और सिंपली इन्हें एंटीसेप्टिक्स भी कहते हैं। ये भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं, है ना। सेप्टिक का मतलब क्या होता है? सेप्टिक का मतलब सामान्य भाषा में सड़ना। सड़ना काहे के कारण होता है? कुछ माइक्रोब्स हैं, कुछ बैक्टीरियाज वगैरह हैं, ये जब हमारे सेल सिस्टम में जैसे घाव वगैरह हो जाता है, अल्सर वगैरह हो जाता, छाले हो जाते हैं, तो ये छाले क्या होते हैं, कभी कभी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। पहले छोटा सा होता है, इसके बाद डेवलप होते जाता है। उसमें क्या होता है, माइक्रोब्स डेवलप कर रहे होते हैं और वो हमारे टिश्यू सिस्टम को खत्म करना शुरू कर देते हैं। चोट लगी, वो घाव पकना शुरू हो जाता है, वो पकने को ही कहा जाता है सेप्टिक हो गई। घातक होता है, अगर उस पर ध्यान समय पे ना दिया जाए तो वो बहुत घातक स्थिति में पहुंच सकता है। तो सेप्टिक को रोकने के लिए जो पदार्थ यूज में लाए जाते हैं उन्हें एंटीसेप्टिक कहा जाता है। सरल भाषा में हम बात कर लें तो क्या कहेंगे? सूक्ष्म जीवियों माने माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि, ग्रोथ रोकने में प्रयुक्त रसायन, केमिकल्स, उन्हें कहा जाता है पूर्तिरोधी रसायन या फिर एंटीसेप्टिक, वृद्धि रोकने में। अब याद रखना है यहां पे हमें, जो जीवित ऊतकों पर प्रयोग किए जाते
हैं, माने जीवित ऊतकों को हानि नहीं पहुंचाते हैं। जिनका उपयोग कहां होता है? त्वचीय पृष्ठ पर। कहां पे? बाह्य रूप से। इंजेक्ट नहीं किया जाता है, निगला नहीं जाता है, खाया नहीं जाता है इनको। तो सूक्ष्म जीवियों को, जो माइक्रोब्स की वृद्धि रोकने में प्रयुक्त रसायन है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये जीवित ऊतकों को हानि नहीं पहुंचाते हैं और जीवित ऊतकों पर प्रयोग किए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? माइक्रोब्स के डेवलपमेंट को रोक देते हैं, तो सेप्टिक रुक जाता है। इनका उपयोग कहां होता है? इंटरनल नहीं होता है, एक्सटर्नल होता है। इंटरनल यूज नहीं होता है, इंजेक्ट नहीं किए जाते हैं, निगले नहीं जाते हैं, खाली गटक गए पानी पी लिए, वो नहीं होता है। चोट लग गई, उसमें ऊपर से लगा दिया। जैसे सॉफ्रामाइसिन है, चोट लगती तो कहते लगा लो सॉफ्रामाइसिन, सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, और वो पूर्ति उसमें डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। काहे का? टिश्यूज का डेवलपमेंट रुक जाएगा। किसका? बैक्टीरियाज का। बैक्टीरियाज की वृद्धि को रोकने वाले, पूर्ति को रोकने वाले रसायन। अब हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण लिखते हैं। महत्वपूर्ण उदाहरणों में सबसे पहले फ्यूरासीन, सोफ्रामाइसिन। फ्यूरासीन सबसे पहले डेवलप किया गया था। सोफ्रामाइसिन, फिर जैसे ये मिले, फिर इसके बाद तो के बाद एक बहुत सारे डेवलप किए गए। डिटॉल। डिटॉल क्या है? ये ब्रांड नेम है, ये सिंगल सब्सटेंसेस हैं, ये एक मिश्रण है। मिश्रण है, ठीक है। डिटॉल काहे का मिश्रण होता है, ये भी हम बताएंगे, ठीक है। इसके बाद हम बाई थायोनॉल, ये भी बाईथायोनॉल का क्या होता है? ये कहां मिलाया जाता है? साबुन में एंटीसेप्टिक गुण उत्पन्न करने के लिए बाईथायोनॉल आमतौर पे मिलाया जाता है। डिटॉल भी मिलाने लगे हैं, तो डिटॉल भी अब मिलाने लगे हैं। बाईथायोनॉल आमतौर पे मिलाया जाता है साफ। कौन सी सोप पे? एंटीसेप्टिक सोप जो होते हैं उनमें बाईथायोनॉल। डिटॉल सोप भी एंटीसेप्टिक होता है, लेकिन बाईथायोनॉल ये जो सोप के लिए ज्यादा इफेक्टिव है। कुछ और भी है, क्या है? आयोडीन। आयोडीन और भी है आयोडोफॉर्म, और भी है बोरिक अम्ल। आयोडीन, बोरिक अम्ल, आयोडोफॉर्म, ये सब के सब क्या हैं? एंटीसेप्टिक हैं। अब ये किस टाइप के एंटीसेप्टिक हैं, कैसे हैं, इनमें से मैंने कुछ बताया सबसे पहले इसको, फिर इसके बाद ये डेवलप किया गया। फिर डिटॉल है, डिटॉल एक मिश्रण है, कौन से यौगिकों का मिश्रण है वो बताएंगे। बाईथायोनॉल साबुन में होता है। आयोडीन सब जानते हो, आयोडीन सब जानते हो। आयोडीन है क्या? I2 हम सब जानते हैं। आयोडोफॉर्म क्या है? CH2I3। बोरिक एसिड क्या है? H3BO3। ये सब एंटीसेप्टिक है। बोरिक एसिड का अत्यंत तनु, चलो इनको हम अलग अलग बताते हैं। यहां से शुरुआत करेंगे, क्योंकि फिर हमें डिटॉल और बाईथायोनॉल के स्ट्रक्चर बनाने। देखिए, बोरिक एसिड का अत्यंत तनु विलयन, बोरिक अम्ल का अत्यंत तनु विलयन। अत्यंत तनु विलयन का मतलब बहुत बहुत कम मात्रा काहे की मिलाई जाए? बोरिक एसिड की मिलाई जाए।
तनु विलयन काहे में, ये भी ध्यान रखना है, जलीय विलयन, ये आंखों के लिए प्रतिरोधी है। आंखों में इन्फेक्शन है तो बहुत थोड़ा, लेकिन ना डॉक्टर की सलाह से, अपने आप नहीं कि हम तो ज्ञानी हो गए हैं तो हम लगा बोरिक एसिड उठाया पानी में घोला और डाल दिया, नहीं, एक्सपर्ट बताएगा उसके हिसाब से आएगा। आयोडोफॉर्म को डायरेक्टली यूज किया जाता है। आयोडोफॉर्म का तनु जलीय विलयन, आंखों में नहीं लगाते और कहीं पे भी स्किन में हम इसका यूज कर सकते हैं। आयोडीन का इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा हमें। आयोडीन का जो है क्या 2-3% एल्कोहलिक विलयन, ये एक शानदार एंटीसेप्टिक होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, प्रबल। कैसा होता है ये? प्रबल प्रतिरोधी। टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। टिंचर ऑफ आयोडीन के नाम से जाना जाता है। एक बार हम फिर बता दें, बोरिक एसिड क्या होता है? ये अत्यंत तनु विलयन जब हम प्रयोग करते हैं तो बोरिक एसिड का, तो वो आंखों के लिए एक एंटीसेप्टिक होता है। आयोडोफॉर्म का तनु जलीय विलयन आंखों के नहीं, आंखों से दूर रखना है, मुंह में नहीं डालना है। आयोडोफॉर्म मुंह में नहीं यूज करते। आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन, ये भी मुंह में नहीं जाना चाहिए, हमारे शरीर के आंतरिक भागों में इनको नहीं पहुंचना चाहिए, ये बाहर है, बाहर से। हाँ, केवल बोरिक एसिड जो आंख में आई ड्रॉप हम इसका यूज कर सकते हैं। 2-3% एल्कोहलिक सॉल्यूशन जो होता है इसका, आयोडीन का, एक स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक है और ये टिंचर ऑफ आयोडीन के नाम से जाना जाता है। चलिए, इनको हम अब हटा देते हैं। अब हमें इनके चूंकि स्ट्रक्चर पढ़ने हैं तो बारी बारी से हम इनके स्ट्रक्चर बताते हैं। थायो का तो अर्थ समझते हो? अगर थायो का अर्थ नहीं समझते हो तो हम इसको एक और नाम दे सकते हैं, डाई थायोनॉल। थायोनॉल मतलब थायो, सल्फर, ऑल माने एल्कोहलिक ग्रुप, फिनोलिक ग्रुप। एरोमेटिक में जुड़ जाएगा तो वो ऑल फिनॉल हो जाएगा, और अगर एलिफेटिक में होगा तो वो ऑल एल्कोहल हो जाएगा। बाई या डाई यानी दो, बाई या डाई यानी दो। क्या है? दो सल्फर उसमें मौजूद है। सॉरी, सल्फर से जुड़े हुए दो यूनिट्स काहे के? फिनॉल के, एल्कोहल के जुड़े हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर ये होता है, एक बाईसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होता है जो सल्फर से जुड़ा होता है। अब ये थायो ईथर का काम करेगा, एल्काइल थायो ईथर, सॉरी एराइल थायो ईथर। लेकिन ये सीधी नहीं होता है, इसमें दोनों इन पोजीशंस पे दो क्लोरीन जुड़े होते हैं। इसी तरह से इसमें भी दो क्लोरीन जुड़े होते हैं, और यहां पे OH ग्रुप जुड़ा होता है, और यहां पे भी OH ग्रुप जुड़ा होता है। बिल्कुल एक जैसे दो स्ट्रक्चर एक सल्फर एटम पे जुड़े होते हैं। वास्तव में ये नेचुरली ये क्या है? ये एक थायो ईथर है। कौन सा? एरोमेटिक। लेकिन इसमें दो फिनोलिक ग्रुप जुड़े होते हैं। ये दोनों क्या हैं? फिनोलिक समूह होते हैं। इनमें 4 क्लोरीन परमाणु जुड़े होते हैं, 2 एक रिंग में और 2 दूसरे रिंग में जुड़े होते हैं। ये किसका? बाईथायोनॉल या डाईथायोनॉल का, जो साबुन में एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किया जाता है, वो है।
अब हम बात करते हैं डिटॉल। ये दो सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। डिटॉल जो होता है ये दो सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। क्लोरो जाइलिनॉल, क्लोरो जाइलेनॉल, एक तो ये होता है और दूसरा जाइलिनॉल, जाइलीन से बना जाइलिनॉल। जाइलीन क्या होता है? एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। और इसमें कौन होता है? टर्पिनियॉल। टर्पिनियॉल, इन दोनों का मिक्सचर होता है। बाइथायोनॉल को हटाते हैं आप। अब हम इन दोनों के स्ट्रक्चर बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा इनको, क्योंकि कभी कभी स्ट्रक्चर बने आ जाते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है ये किस प्रकार के यौगिक हैं। तो क्लोरोजाइलिनॉल, हम आपको ये बता दें, जब बेंजीन रिंग में दो मिथाइल ग्रुप जुड़ जाते हैं, कहीं पे भी दो जुड़ जाए, चाहे ऑर्थो पोजीशन पे, चाहे पैरा पोजीशन पे, चाहे मेटा पोजीशन पे, वो कहलाती है जाइलीन। ये है मेटा जाइलीन। इसमें क्लोरो का मतलब है इसमें एक पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ी है। यहां पे ऑल का मतलब है फिनोलिक ग्रुप, और यहां पहुंच गया फिनोलिक। ये कौन सा है? क्लोरो जाइलिनॉल। एक दूसरा एक है एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। ये 6 मेंबर्ड रिंग है, इसमें एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, इसमें इस कार्बन एटम पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, और पैरा पोजीशन पे एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इसमें जुड़ा हुआ है OH ग्रुप। ये क्या है? ये एक फिनॉल है। ये क्या है? ये एक एल्कोहल है। इन दोनों का मिक्सचर जो होता है वो क्या होता है? डिटॉल होता है। इन दोनों का मिक्सचर जो होता है वो डिटॉल होता है। ठीक है, तो क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनियॉल का जो मिक्सचर होता है वो डिटॉल है, जिसको हम नॉर्मल लाइफ में आमतौर पे यूज करते हैं एज एंटीसेप्टिक। स्ट्रॉन्ग होता है, जो हमें मार्केट में बॉटल में मिलता है वो काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, उसको डायरेक्ट यूज करना थोड़ा सा घातक होता है। ठीक है, याद रखिए, ये स्ट्रक्चर याद रखिए। अब इसके बाद हम अगली क्लास जो हम लेकर आ रहे हैं केमिकल्स की, जो दैनिक जीवन में हम यूज करते हैं, उनको लेकर आ रहे हैं, वो है विसंक्रामी रसायन। क्या कहलाते हैं ये? डिसइंफेक्टेंट्स। क्या है ये? सूक्ष्म जीवियों को नष्ट करने में, सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि रोकने के लिए एवं नष्ट करने के लिए कहां पर प्रयोग किए जाते हैं? निर्जीव पृष्ठों पर प्रयोग किए जाते हैं। जीवित सजीव पे यूज नहीं होता। जैसे
निर्जीव पृष्ठ माने जैसे फर्श है, नालियां हैं, इनमें विसंक्रामी रसायनों का प्रयोग करते हैं। क्यों? जीवित पे क्यों नहीं करते? ये जीवित ऊतकों को हानि पहुंचाते हैं। जीवित ऊतकों को हानि पहुंचाते हैं। कौन पहुंचाता है? विसंक्रामी रसायन। तो इनका उपयोग कहां पे? जीवित ऊतकों में नहीं करते। ऐसे केमिकल्स जो निर्जीव पृष्ठों पर उपस्थित सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि रोकते हैं, उनको नष्ट करते हैं, जीवित ऊतकों पर नहीं प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि जीवित ऊतकों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको कहा जाता है विसंक्रामी रसायन। ठीक है? केमिकल्स which are used to stop growth and destroy microbes on the surfaces, dead surfaces, non-living surfaces like floor of the houses, etc. ये लिविंग टिश्यूज को हानि पहुंचाते। जबकि एंटीसेप्टिक क्या होते हैं? उनको हम त्वचीय पृष्ठ पर, स्किन सरफेसेस पर यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वे जीवित ऊतकों को हानि नहीं पहुंचाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? प्रतिरोधी। और ये क्या कहलाते हैं? विसंक्रामी डिसइंफेक्टेंट्स। कुछ एग्जांपल्स, हम इनके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स पर हम विचार कर लेते हैं। ठीक है? देखिए, कुछ एग्जांपल्स के बारे में हम बात करें। फिनॉल विलयन। फिनॉल का जलीय विलयन, ये एक डिसइंफेक्टेंट है। क्लोरीन विलयन, ये भी जलीय है। इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी कौन सी? जलीय है। ये सब के सब क्या है? विसंक्रामी हैं। विसंक्रामी यानी इनसे फर्श वगैरह साफ किए जाते हैं, नालियों में डाल दिया जाता है। क्लोरीन तो गैस ही डाल दिया जाता है, सीधे सीधे गैस पास कर दिया, कहां पे? नालियों में। पानी है उसमें घुल जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड को घुल दिया। अदरवाइज सूखे फर्श यानी फर्श होते हैं, वहां पे क्लोरीन से अगर करना है तो क्लोरीन को पानी में डिजोल्व करके और फर्श को धो डाला, हो गया उसका क्या? संक्रमण खत्म। विसंक्रामी का मतलब संक्रमण, निर्जीव पृष्ठों के संक्रमण को समाप्त करने वाले। यहां पे क्लोरीन के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यूज नहीं किया जाता, डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज किया जाता है। और डाइल्यूट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना? 0.2 से 0.4 ppm। ppm कंसंट्रेशन टर्म का एक यूनिट है, कंसंट्रेशन यूनिट है, पार्ट्स पर मिलियन वो होता है। कुछ ऐसे सब्सटेंसेज भी हैं जो एंटीसेप्टिक तो हैं, डिसइंफेक्टेंट का भी काम करते हैं। ये कहां पे डिपेंड करता है? उनके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन वेरी करता है, एंटीसेप्टिक हो जाता है, विसंक्रामी हो जाता है, डिसइंफेक्टेंट हो जाता है। जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन एग्जांपल कौन सा होता है? कॉमन एग्जांपल होता है फिनॉल का जलीय विलयन। फिनॉल का जलीय विलयन अगर हम लें कितना? अगर हम लें 0.2% सॉल्यूशन अगर हम फिनॉल का लेते हैं तो ये होता है प्रतिरोधी, एंटीसेप्टिक।
ठीक है। और अगर हम यहां पे फिनॉल के जो जली विलयन है इसका कंसंट्रेशन कर दें 1%, तो ये क्या हो जाएगा, डिसइंफेक्टेंट, विसंक्रामी हो जाएगा। यानी फिनॉल को आप एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज कर सकते हो और डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी यूज कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि आपको कंसंट्रेशन का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। 0.2%, लेस देन 0.2%, यहां पे सिर्फ फिक्स ये मैक्सिमम लिमिट बताई गई है 0.2%, 0.2% एंड लेस देन 0.2%। अगर ये रखें तो वो क्या कहलाएगा, वो एंटीसेप्टिक है, उसको आप जीवित ऊतकों पे काम कर सकते हो। फिनॉल क्या है, फिनॉल एक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड, एरोमेटिक एसिड है, इसका नाम क्या होता है, कार्बोलिक एसिड। फिनॉल का एक नाम कार्बोलिक एसिड होता है। फॉर्मूला आप जानते हो, फिनॉल का फॉर्मूला यह है, ये फिनॉल है, इसको कहा जाता है कार्बोलिक एसिड। कार्बोनिक नहीं, कार्बोलिक, कार्बोनिक में जाओगे H2CO3 हो जाएगा, कार्बोलिक है, ध्यान रखना है। तो फिनॉल एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्रतिरोधी के रूप में भी यूज किया जा सकता है और विसंक्रामी के रूप में भी यूज किया जा सकता है। ठीक है। अब औषधियों में जो हम आखिरी वर्ग जो हम यहां पे बता रहे हैं औषधियों का, वो देखिए। औषधियों में जो आखिरी वर्ग है प्रतिजनन औषध। चलिए तो हम आगे बढ़ाते हैं। केमिस्ट्री, केमिकल्स जितने हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में जितना यूज होता है, उतना सारा अगर हम एक्सप्लेनेशन देना चाहें तो 2-3-4 क्लासेस में कुछ नहीं होगा, 2-4-6 घंटों में कुछ नहीं फर्क पड़े, क्योंकि इनका यूज बहुत बहुत उच्च है। देखिए क्या हुआ ना कि समय गुजरता गया, केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, नए नए केमिकल्स आए, औषधियां आई, और जब औषधियां आई, भिन्न भिन्न प्रकार की औषधियां, तो रोगों को रोक दिया गया, खत्म कर दिया गया, उपचार बढ़ गया, ट्रीटमेंट बढ़ गया। और जैसे ही उपचार बढ़े, रोगों की पहचान हुई, उपचार बढ़े, तो क्या हुआ, उपचार बढ़े रोगों की, तो क्या हुआ कि लाइफ बढ़ने लग गई, जीवन काल बढ़ने लग गया। जब जीवन काल बढ़ेगा तो क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि होगी, और जैसे ही जनसंख्या वृद्धि होगी तो धरती तो, क्षेत्रफल तो उतना ही है, तो धरती पे भार बढ़ेगा, भार बढ़ेगा तो अव्यवस्था होगी। तो अगर हम पृथ्वी के संपूर्ण प्रक्रम को संतुलित रूप से चलाना चाहते हैं, ऑल द प्रोसेस ऑफ अर्थ, अवर ग्लोब, उनको अगर हम प्रॉपरली मेंटेन करना चाहें, उनको सही तरीके से हम बगैर परेशानी के जीवन जी सकें, तो हमें कुछ और बातों पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। केवल सुख सुविधाएं, इलाज, इन सारी चीजों के अलावा भी कुछ बातों पे ध्यान रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी समस्या, सबसे भयंकर समस्या जो है वो है जनसंख्या विस्फोट। क्यों? मृत्यु दर कम हो रही है, अच्छी बात है, जन्म दर बढ़ रही है, वो भी अच्छी बात है। अब जन्म दर बढ़ती रहेगी, मृत्यु दर कम होती रहेगी, तो जनसंख्या बढ़ेगी, और जब जनसंख्या बढ़ेगी तो हर चीज का संकट, हर वस्तु, हर चीज पे, हर सुविधा पे, हर परेशानियां बढ़ना शुरू हो जाएंगी। संपूर्ण ग्लोब, हमारी संपूर्ण पृथ्वी जो है बड़े भारी संकट में, और ये हम 2025 में हम देख रहे हैं कितनी जनसंख्या है, और अगर इसी दर से अगर ये जनसंख्या में वृद्धि होती रही तो आगे बहुत, ये बात बहुत पहले से सोची जाने लगी,
आज से नहीं, काफी समय पहले से इसके बारे में विचार किया जाने लगा कि जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत ही आवश्यक बात हो गई है आज के समय में। अब जनसंख्या नियंत्रण है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? परिवार नियोजन। परिवार नियोजन माने फैमिली प्लानिंग, माने इसका मतलब जानते हैं, सभी जानते हो। हाँ, फैमिली, चलो हम बता दें। फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है कि फैमिली में सदस्यों की संख्या असामान्य रूप से ना बढ़ने पाए, फैमिली भी संतुलित बनी रहे, फैमिली भी अच्छी बनी रहे और जनसंख्या विस्फोट में उसका योगदान ना हो, उसे कहा जाता है फैमिली प्लानिंग। ठीक है, तो इसके लिए फैमिली प्लानिंग की जरूरत है। अब फैमिली प्लानिंग अगर हमें करनी है तो फैमिली प्लानिंग के लिए परिवार नियोजन के लिए किसकी आवश्यकता होगी? सबसे बड़ी बात, जनसंख्या नियंत्रण कैसे हो सकता है? तो इसके लिए हमें जनन क्षमता, फर्टिलिटी को नियंत्रित करना होगा। सारी चीज जुड़ी हैं। देखो, पृथ्वी का जो संपूर्ण परिक्रम सुचारू रूप से सही तरीके से चलता रहे, उसमें डिस्टर्बेंस ना हो आगे चल के, तो क्या करना पड़ेगा? जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन जरूरी है। ऐसे थोड़ी ना जनसंख्या नियंत्रण के अनियमित तरीके से एबनॉर्मली जनसंख्या को नियंत्रित कर दिया, मार दिया जाकर या रोक दिया जाए, सब कुछ रोक दिया जाए, ऐसे भी नहीं हो सकता है। सब कुछ नष्ट करना शुरू करे, वो भी नहीं हो सकता। परिवार नियोजन, प्लानिंग उसमें होगी, प्रॉपर फैमिली प्लानिंग। अब फैमिली प्लानिंग करनी है तो फैमिली प्लानिंग कैसे पॉसिबल है? फैमिली प्लानिंग पॉसिबल है कि जनन क्षमता को नियंत्रित किया जाए, खत्म नहीं किया जाए, जनन क्षमता को नियंत्रित, फर्टिलिटी को कंट्रोल किया जाए। इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? बर्थ कंट्रोल। जन्म दर को नियंत्रित करना। अब इसको नियंत्रित करना है तो इसके लिए रसायन यानी औषध, ड्रग्स प्रयोग किए जाते हैं और ऐसे ड्रग्स को कहा जाता है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। ऐसे ड्रग्स को कहा जाता है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। आमतौर पे ड्रग्स जो यूज करते हैं, फिर से एक बार हम बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली बात यह है कि औषधियां वगैरह आ गई हैं, इलाज वगैरह अच्छे से, ट्रीटमेंट वगैरह अच्छे से आ गए हैं, ड्रग्स नए अच्छे अच्छे ड्रग्स हमने डिस्कवर कर लिए हैं। तो क्या हुआ कि उससे जो जीवन समय वृद्धि हो गई है, जीवन के समय में वृद्धि हो गई, तो जनसंख्या वृद्धि हो गई। और वृद्धि तो इस खतरनाक तरीके से हो रही है, जनसंख्या विस्फोट के रूप में सामने आ रही है। अब जनसंख्या विस्फोट होगा तो क्या होगा? पृथ्वी की सारी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से तो चल नहीं पाएंगी। जनसंख्या नियंत्रण करना है, ये जरूरी है। इसके लिए परिवार नियोजन जरूरी है। परिवार नियोजन जरूरी है तो परिवार नियोजन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जनन क्षमता को नियंत्रित करना पड़ेगा। जनन क्षमता को नियंत्रित करने का मतलब होता है बर्थ कंट्रोल करना पड़ेगा। बर्थ कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना होता है? कुछ रसायन या कुछ औषध का यूज करते हैं, कुछ मेडिसिन का यूज करते हैं, उन्हें कहा जाता है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। तो इसकी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं डायरेक्टली। अब सारी बात एक्सप्लेन कर दी, हम सरल शब्दों में मनुष्य की जनन क्षमता को नियंत्रित करने में प्रयुक्त
औसत, उनको कहा जाता है जननरोधी औसत, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। ड्रग्स और केमिकल्स विच आर यूज टू कंट्रोल फर्टिलिटी ऑफ ह्यूमन, मेन एंड वुमेन बोथ, दे आर कॉल्ड एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। आमतौर पे इन ड्रग्स को टैबलेट्स के रूप में, पिल्स के रूप में यूज किया जाता है, पिल्स के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते। ये है क्या? औषधि काहे के रूप में? गोलियों के रूप में। इन गोलियों को क्या कहा जाता है? बर्थ कंट्रोल पिल्स। इनमें क्या होता है? इनमें होते हैं दो प्रकार के हार्मोन्स, दो प्रकार के हार्मोन्स। कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन जेन और प्रोजेस्टेरोन, इन दोनों का मिश्रण गोलियों के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। ये होता है जो, ये क्या करता है? अंडोत्सर्ग को नियंत्रित करता है। यानी जो प्रोजेस्टेरोन है, ये जो हार्मोन होता है, ये अंडोत्सर्ग को नियंत्रित करता है। अंडोत्सर्ग का मतलब होता है जो अंड होता है उसको नियंत्रित करता है। ये दो टाइप के होते हैं, एक प्राकृतिक होता है और एक कृत्रिम होता है, संश्लेषित होता है। जो प्राकृतिक के कंपैरेटिवली जो कृत्रिम होते हैं, इनका प्रभाव अधिक होता है, ये अधिक प्रभावी होते हैं। ठीक है, फिर से एक बार हम बता देते हैं। मनुष्य की जनन क्षमता को नियंत्रित करने में प्रयुक्त औषध, ड्रग्स यूज टू कंट्रोल फर्टिलिटी, दे आर कॉल्ड एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, यानी जनन रोधी औषध। ये आमतौर पे गोलियों के रूप में यूज किए जाते हैं। इन्हें बर्थ कंट्रोल पिल्स कहा जाता है। जन्म नियंत्रण गोलियां, जन्म नियंत्रण गोलियां, इनका और जो स्टैंडर्ड नेम है गर्भ निरोधक गोलियां, जो हमारे मेडिकल साइंस में इनको बोला जाता है। ये होती कौन सी हैं? दो प्रकार के हार्मोन्स का मिश्रण होते हैं, एस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्टेरोन होता है। ठीक है, अब हम इनमें से कुछ एग्जाम्पल हम बता दें। दोनों ही टाइप के, एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन का, दोनों का एक एक एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। ठीक है,
नोवेस्ट्रोल ये एक इथाइल एस्ट्रोडायोल, इसका एक और नाम है प्रोस्टेजोन। में जो मेन है वो है आपके ये दोनों के स्ट्रक्चर्स में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। एक है फिनॉल है और एक कीटोन, साइक्लिक कीटोन। साइक्लिक कीटोन दोनों के हम स्ट्रक्चर आपको बनाकर बताते हैं। ये बहुचक्रीय कार्बनिक यौगिक है। बहुचक्रीय कार्बनिक यौगिक है। बेस जो है दोनों कंपाउंड्स का एक है। बस और नीचे बना है जिससे कि दोनों को हम अलग अलग बनाकर बता दें। ऐसे बनाइए। ये आपका नोवेस्ट्रॉल है, इथाइलिन एस्ट्रोडायोल। इथाइलिन एस्ट्रोडायोल एक अल्कोहल, एक फिनोलिक ग्रुप है और एक अल्कोहल है, दो OH ग्रुप जोड़े हुए हैं। तो ये है आपका एक एस्ट्रोजन नोवेस्ट्रॉल, जो मेन एस्ट्रोजन जो सबसे ज्यादा यूज में लाया जाता है उसका स्ट्रक्चर है ये। अब इस स्ट्रक्चर में कितना डिफरेंस है, इस स्ट्रक्चर में कितना डिफरेंस है इन दोनों में, बिल्कुल जरा सा। ये है फिनोलिक ग्रुप। फिनोलिक ग्रुप कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। फिनोलिक ग्रुप जो है कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। ये आपका अब स्ट्रक्चर किसका हो गया, नोरेथेड्रॉन, एक है प्रोजेस्टेरोन, मेनली जो यूज किए जाते हैं। दोनों के बारे में हम फिर बता दें, नोवेस्ट्रॉल और नोरेथेड्रॉन, ये दो, एक एस्ट्रोजन है और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों मेन है। इन दोनों का जो आमतौर पर मिक्सचर यूज किया जाता है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स बनाने में, पिल्स बनाने। ठीक है। अब ये औषधियों के बारे में, ड्रग्स के बारे में जितना हमारे सिलेबस में है उतना हम डिस्क्राइब कर दिए। अब इससे रिलेटेड 4-5 मिनट में हम कुछ
अच्छे अच्छे क्वेश्चन, सरल सरल से क्वेश्चंस जो हैं वे हम आपको यहां पे बताते हैं और उनके आंसर भी बताते हैं। ठीक है, कुछ बातें एक्सप्लेन भी हम करते चले जाएंगे। ये किसका एग्जांपल है? नॉरहेथेड्रॉन का। स्ट्रक्चर इसलिए जरूरी है कि हमें कभी कभी स्ट्रक्चर लिखा हुआ आ जाता है और हमें कुछ पता लगाना होता है, तो जिन जिन के सिलेबस में हैं, जो आपके एनसीईआरटी बुक में हैं, केवल उनके एग्जांपल हमें लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर पहला प्रश्न क्या है? एस्पिरिन एक क्या है? इसके कुछ ऑप्शंस हम दे रहे हैं। ये एक एनाल्जेसिक है, पीड़ाहारी है, या ये एक ज्वरनाशी है, या फिर ये दोनों का काम करती है, या फिर ये कुछ भी काम नहीं करती है। एस्पिरिन एक पीड़ाहारी है कि ज्वरनाशी है कि दोनों है कि कोई नहीं है, तो आपने याद करके रखना है। एस्पिरिन एक एनाल्जेसिक है, पीड़ाहारी है, साथ में ये ज्वरनाशी भी है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोल। दूसरा क्वेश्चन, कोडीन क्या है? कोडीन है एक जो ज्वर कम करती है, कोडीन। दूसरा है ये एक पीड़ाहारी है। तीसरा दोनों काम करती है, और चौथा कोई काम नहीं करती है। कोडीन एक ज्वर कम करने वाली है, जो एक ऐसी औषधि है जो ज्वर कम करती है। तो याद रखिए कि ज्वर कम नहीं करती है ये। कोडीन एक नार्कोटिक ड्रग्स। इस तरह के सवालों पे आप विचार कीजिए, जैसे फिनोल क्या है? फिनोल एक एंटीसेप्टिक है, फिनोल एक डिसइंफेक्टेंट है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है? टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है? एक एंटीसेप्टिक है। टिंचर ऑफ आयोडीन एक एंटीसेप्टिक है। ठीक है, अगर हम बोरिक एसिड के बारे में बात करें तो वो क्या है? वो एक एंटीसेप्टिक है। स्पेशली काहे के लिए यूज किया जाता है? आंख के लिए, कान के लिए, नाक के लिए। तो ये आंख के लिए यूज में है। इस तरह के छोटे छोटे सवालों पे आप गौर कीजिए। ठीक है, औषधियों का हिसाब किताब ये समाप्त हो गया है। अब इसके बाद हम इस चैप्टर में कुछ और चीजें रह गई हैं, जैसे सॉप, साबुन, डिटर्जेंट, ये अपमार्जक हो गए, अपमार्जक, भोजन को मीठा करने वाले पर, और भी कुछ और चीजें हैं जो अगली वीडियो में हम उसको आपको डिटेल्स में डिस्क्राइब करेंगे। ओके।